सुप्रभात बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार जो है वो नौजवानों को और दूसरे आदमियों को सेना में भर्ती कराने के लिए नौटंकी वाले लेकर आते थे। गांव में जब भी आते थे तो नौटंकी वालों को साथ में लेके आते थे ताकि वो लोगों को आकर्षित कर सकें। परंतु कुछ लोग तो हैं जो उस नौटंकी को देखकर सेना में भर्ती हो भी जाते थे, मतलब वो आकर्षित हो जाते थे उनकी तरफ और सेना में भर्ती होने चले जाते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाल सी तेज आँखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियाँ लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुर्रियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहने के बावजूद उनके टखनों में कभी मोच नहीं आती थी। उनको देखकर यदि हम घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन हम चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में ज़बानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिसे आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुक कर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले ही शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बाबरता को सहन ना कर पाए, परंतु बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the student of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में से अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हो? क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की ज़ुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया गया है। मुअत्तल यानी निलंबित करना, ठीक है बेटा, जैसे कि जॉब से हम सस्पेंड कर देते हैं। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिससे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। महकमाए तालीम यानी कि जो शिक्षा विभाग है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट। उस दिन के बाद यह पता होते हुए कि प्रीतम चंद
को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। और मतलब कि उनके अंदर डर था कि जैसे फारसी की घंटी शुरू हुई है कि कहीं पीटी मास्टर जो है वही ना आ जाए। मतलब बच्चे इतने घबराए हुए थे कि उन्हें डर रहता था, जबकि पता था कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, परंतु फिर भी उनके मन में डर था कि कहीं वो बहाल होकर यहाँ वापस ना आ जाए। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पे ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तिल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे पर गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए ये चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय ना लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही माना करते थे। यानी कि बच्चों को पीटी मास्टर का इतना डर था कि वो उनके नाम से ही कांपते थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि पीटी मास्टर जो है वो उन तोतों के साथ बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें बादाम छील छील कर खिलाते हैं, तो उन्हें हैरानी होती थी कि भाई मास्टर प्रीतम चंद है वो मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं, वो किसी से मीठी वाणी में बात कर सकते हैं। जबकि बच्चों के मन में तो एक अलग ही छवि थी कि बस एकदम गुस्से से तिलमिलाता हुआ चेहरा और जब देखो बस चमड़ी उधेड़ने वाले एक्शन में वो रहेंगे। परंतु जब वो तोतों के साथ उन्हें बात करते हुए देखते थे तो वो कहते हैं कि ये तो अलौकिक ही, मतलब कि अद्भुत, जिस पर विश्वास ना किया जाए, वो दृश्य मानते थे बच्चे। तो बेटा हमने देखा कि किस प्रकार जो है लेखक ने सपनों के से दिनों की बातों का जिक्र इस पाठ में किया है, यानी कि अपने बचपन का, अपने स्कूल के दिनों का, अपने स्काउटिंग की परेड है, कुछ भी जो भी उन्होंने बचपन में किया वो सारी बातों का जिक्र जो है सपनों की तरह और सपनों के से दिनों की तरह इस पाठ में किया गया है। धन्यवाद।